am Kamini Batra. Here I am going to start with plus one book. Okay, let us start with stats. What is the meaning of statistics? Data which is comparable is called statistics. Now the question arises, what is data? Suppose I am very tall. So this is the fact. I am very tall. My height is 5 feet 5 inches. That means data. When any fact is presentable in the numbers form, in the quantitative form, that is called data. किसी भी सच्चाई को जो नंबर्स में प्रेजेंट की जा सकती है वो डाटा कहलाती है. Is that clear? My height is 5 feet 5 inch. My sister height is 5 feet 2 inches. When it is comparable, this is called stats. Suppose I said my height is 5 feet 5 inches and the cow has 4 legs. It is not comparable. It is not called stats. This is called data. Data समझ में आ गया? Friends, data means any fact which is present in numerical form is called data. और जब उस डाटा को हम कंपेयर कर देंगे then that is called stats. क्लियर? अब थोड़ा डेप्थ में स्टडी करते हैं. स्टैट्स कैसे डिफाइन करते हैं? स्टैट्स इज डिफाइंड इन सिंगुलर सेंस एज वेल एज प्लूरल सेंस. क्लियर? प्लूरल सेंस और सिंगुलर. प्लूरल सेंस का मतलब हमने इसको न्यूमेरिकली डाटा को अलग अलग करके बताया. कैसे? सॉरी, इसमें हमने क्या क्या लिया? स्टैट्स को बड़े डिटेल में करते हैं. हमने क्या क्या लिया? हमने एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स लिए. कौन से फैक्ट लिए? विच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. तो डाटा को हमने दो हिस्सों में बांट दिया. देखो ध्यान से. डाटा जो कंपेरेबल हो जाए, यानी डाटा क्या है? फैक्ट है. कंपेरेबल मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए, एग्रीगेट्स. और फैक्ट को किस में शो करना है? न्यूमेरिकल में. सो डाटा को जब न्यूमेरिकली सेंस में आपको प्रेजेंट करने की बात आएगी तो दैट मीन्स एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स चाहिए. वो टाल है, वो छोटी है, वो उससे कम छोटी है, उससे ज्यादा लंबी है, उससे कम लंबी है. एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. व्हेन दीज फैक्ट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, that is called numerically expressed. It is called statistics. तो प्लूरल सेंस में हम बात कर रहे हैं. और डाटा कैसा होना चाहिए? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस. तो इट्स ओके, फैक्ट इज ओके, बट इट इज ऑलवेज कंपेरेबल. My height is this, my sister's height is this, my height is this, cow has 4 legs. It is not comparable, so it is not called statistics. So बहुत आसान सी चीजें हैं जो ऊपर मुझसे सीखा आपने. क्या कि फैक्ट का होना जरूरी है और फैक्ट को नंबर का होना जरूरी है और उनका कंपेयर करना जरूरी है. तो ये तीन चीजें तो आपको समझ में आ गई. और स्टैट्स क्या होता है? इट इज डेफिनेट प्री डिटरमाइंड पर्पस. Suppose I am your teacher in a physically classroom. Now I am taking virtual class. But suppose मैं आपकी क्लास में क्लास इंचार्ज हूँ, क्लास टीचर हूँ, तो मेरे पास एक डेफिनेट पर्पस है आपसे जानने का. यू आर द स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज और यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स. Because you opt economics, it may be possible you are the student of arts, or it may be possible you are the student of commerce. So if you are the student of economics, then my purpose is to collect the data how many student opts economics under humanities. Suppose there are 60 students in a class. Somebody opt economics, history, political science, sociology, psychology. There are so many subjects. How many students among you who opt economics? So this is the predetermined purpose to collect the data by me in the classroom. तो कभी भी डाटा कलेक्ट किया जाता है देन द पर्पस इज टोटली डिटरमाइंड. और कितने तरीके से किया जाता है? ऑब्वियस, इन द सिस्टमैटिकल ऑर्डर. और इट इज, वी कैन से दैट एस्टिमेटेड रिजल्ट्स निकलते हैं. कैसे बेटा एस्टिमेटेड? इट इज वेरी मच सिंपल, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एवरेज.
लेट अस डू फर्दर, आगे करेंगे। फिलहाल इतना समझ में आ गया आपको? ओके, अगेन आई रिपीट दिस वीडियो लेक्चर टू यू, दिस स्क्रीन विच इज शोन बाय मी टू यू। द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग स्टैट्स का मतलब क्या है, डाटा आना चाहिए और जो कंपेरेबल होना चाहिए। और दो सेंस में करेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल सेंस में आपने ये चीजें देखी जो कि आपने डेफिनेशन में सीखी हैं। फैक्ट्स होने चाहिए, कौन से फैक्ट जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, जिनका कंपैरिजन कर सकें। और डाटा कैसे इकट्ठा करते हैं हम लोग, दिमाग में पहले सोच लेते हैं, फिर उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में कर देते हैं और उसका एस्टिमेटेड रिजल्ट निकाल देते हैं। इज दैट क्लियर? कहीं ना कहीं एक चीज तो पक्की समझ में आ रही है ये सबको देखकर, कि हम इसको दो सेंस में करते हैं, डिस्क्राइब की सेंस में और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? ओके, लेट अस डू, I need a space, that's why I take this page. Descriptive, descriptive का मतलब क्या होता है बेटा? Descriptive का मतलब होता है कि डाटा जब यूज होता है तो उसमें एक एक चीज डिस्क्राइब की जाए, यानी सिंगुलर सेंस में ली जाए। डिस्क्रिप्टिव कैसे? कलेक्शन ऑफ डाटा लिया जाए, फिर उसको हम एक डाटा को कलेक्शन कर लिया, डाटा इज कलेक्टेड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द +1 स्टूडेंट। तो आप लोगों का डाटा एजुकेशन, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में सपोज लिया, और या दिल्ली डिपार्टमेंट ने, किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डाटा आपका कलेक्ट किया, फिर उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और वो प्रेजेंट्स कर दिया स्कूल को, और वो डाटा एनालाइज किया। रादर दे आर द स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज और साइंस स्टूडेंट और द कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, इंटरप्रेट कर दिया। तो डिस्क्रिप्टिव सेंस में स्टैटिस्टिक्स होती है। इट रेफर्स टू ऑल दोज मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव सेंस स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगुलर सेंस। सिंगुलर मीन्स एक एक स्टेप करेंगे। सबसे पहले हमने डाटा को इकट्ठा किया, फिर डाटा को हमने क्लासिफाई कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। कैसे? पहले सारे वो बच्चे ले लिए who has passed the 10th class, then organized who opt science, who opt commerce और ह्यूमैनिटीज। 3 क्लासेस में हमने डाटा को बांट दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। देन प्रेजेंटेशन टू द डाटा अकॉर्डिंग टू स्कूल वाइज, तो स्कूल्स को ये डाटा दे दिया गया। देन वी एनालाइज द डाटा, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स और साइंस और ह्यूमैनिटीज टीम्स आर देयर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड इन सिंगुलर सेंस, एक एक करके लिया। अगर देखे ध्यान से, प्लूरल सेंस में हमने क्या किया, एक डेफिनेशन दे दी स्टैट्स की, और सिंगुलर सेंस में हमने स्टेप्स बता दिए। स्टेप्स बताने का मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कर दी। और इन्फीरियर, उसके बाद है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी हमने एक कंक्लूजन दे दिया, कंक्लूजन दे दिया। क्लियर? तो जब कंक्लूजन निकलता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। कम ऑन, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन आवर लाइफ? ऑब्वियस, अब हमने मीनिंग तो पढ़ लिया, अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अरे भैया, इम्पोर्टेंस छोटा सा बच्चा भी जानता है। वो कैसे? मैंने एक बच्चे को whose age is just only 2 to 3 years, just only एक टॉफी दिया, उसने जल्दी से मुझसे ले लिया। देन आई गिव 2 or 3 टॉफीज, तो वो क्या करेगा, वो अपनी मुट्ठी में बहुत सारी टॉफीज भर लेगा, और वो सारी टॉफीज देने के बाद मैंने उसे बहुत बड़ी सी चॉकलेट दिखा दी। देन व्हाट ही डिड, वो क्या करेगा? ऑब्वियस, वो चॉकलेट भी लेने का कोशिश करेगा जो उसके हाथ में नहीं आएगी, तो वो एक टॉफी गिरा देगा और चॉकलेट दे देगा। देन उसे चिप्स का पैकेट दे दिया। तो स्टैट्स डाटा तो उसे भी पता है कि उसको नंबर ऑफ टॉफीज और नंबर ऑफ चॉकलेट्स उसे चाहिए, तो ही डिस्कार्ड द अनदर वन। सो स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस तो छोटा सा बच्चा भी जानता है। नाउ स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है, वेयर इट इज नीडेड। Not any subject is separable for statistics, कोई भी सब्जेक्ट इससे अलग है ही नहीं। आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो H2O पढ़ेंगे, यानी आपको कितने वाटर लेना और कितने ऑक्सीजन की लेनी है, कितनी हाइड्रोजन लेनी है और कितनी ऑक्सीजन लेनी है जो वाटर क्रिएट होगा। तो स्टैट्स के लिए डाटा तो यानी चाहिए ही चाहिए। आपको बायोलॉजी के लिए चाहिए, आपको केमिस्ट्री के लिए चाहिए, आपको फिजिक्स में चाहिए, साइकोलॉजी में चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर आपको पढ़ना है तो चाहिए, आपको हर जगह ही स्टैटिस्टिक्स चाहिए।
लाइक सपोज गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जीडीपी इतनी कम हो रही है, जीडीपी इतनी ज्यादा हो रही है, इट कांट बी पॉसिबल जस्ट कि यू आर सिटिंग इन द टेबल एंड कंक्लूजन जीडीपी इज लाइक दिस. नो, नॉट एट ऑल. देयर इज अ ह्यूज डाटा that is collected by the government department and the conclusion are based on this. So for every conclusion there must be some data. हर चीज को आपको इकट्ठा करना है. तो आप बता सकते हो आपके घर में 5 मेहमान आ गए तो मम्मा जो रोज जितना आटा या सब्जी बनाती हैं उतना तो नहीं बनाएंगी ना, मोर देन दैट. देन the preparation is totally depend upon the number of people, the guests who are there in your house. सो वी कैन से दैट जो स्टैट्स है उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है. सबसे बड़ी बात है सिस्टेमेटिकल प्रेजेंटेशन फैक्ट्स को करने के लिए. फैक्ट है अब देयर आर 5 मेंबर्स इन माय हाउस, तो मैं कहूंगी मैं लंबी हूँ, हस्बैंड लंबे हैं, बेटा इतना है, बिटिया इतनी है, मदर इन लॉ इतने हैं, फादर इन लॉ इतनी हाइट है. तो दिस इज नॉट इन द सिस्टेमेटिकल प्रेजेंटेशन. सबसे बड़ी चीज क्या है स्टैटिस्टिक्स में कि सिस्टेमेटिकल प्रेजेंटेशन चाहिए. इसमें किस चीज की? फैक्ट्स में. that must be in numbers, वो numbers में show हो जाए. ओके देन सपोज अब बता दिया कि नेक्स्ट ईयर जीडीपी इतने रहने की है कोशिश की, बढ़ जाएगी जीडीपी, उससे नेक्स्ट ईयर इतनी हो जाएगी. या मैं सोचूंगी नेक्स्ट ईयर मेरी बिटिया बड़ी हो रही है या उसको स्कूल भेजना है या उसकी मैरिज करनी है उसकी, ऐसा देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम. तो फोरकास्टिंग हम किस पे डिपेंड कर सकते हैं? आई हैव दिस मच मनी एंड नीडेड दिस मनी. तो सो वी कैन से दैट स्टैट्स इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन करने के लिए, आने वाले दिनों को बताने के लिए. This time this is the corona period time, so we can forecast that it may be possible in the future time economy must be crash or something like that, there is unemployment in the economy. So ये forecasting is depend upon the data which is collected this time by the economics. Is that clear? तो statistics data इकट्ठा होगा तो forecasting भी हो सकती है, presumption भी कर सकते हैं. सरकार को पॉलिसीज बनानी है, फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है. कैसी पॉलिसी बनानी है? 5 ईयर प्लान्स होते हैं, छोटी पॉलिसीज होती हैं कि इसमें इतने ब्रिज बनेंगे, इतना बनेगा और इतना खर्चा आएगा. ओवर ब्रिज बनाना है तो इतना खर्चा आएगा. तो वो एकदम से इतना एक्सपेंडिचर इज शोन बाय द गवर्नमेंट इज जस्ट ओनली नंबर्स? नो, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द डाटा विच इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. तो उसने पॉलिसी किस पे डिपेंड की कि इतने बैग लगेंगे, इतनी लेबर लगेगी, इतने सीमेंट के इतना रेत लगेगा, इतना कुछ लगेगा एंड द इन्फ्लेशन प्राइस इज दिस. तो उस पर मिलाकर सारा इकट्ठा उसने पॉलिसी बनाई. तो किसी भी चीज को बनाने के लिए डाटा मस्ट बी नीडेड. Is that clear? Needed for making comparison. Suppose last year मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे और this time there are 54 स्टूडेंट्स. तो कंपैरिजन करने के लिए भी क्या चाहिए होगा? डाटा, स्टैट्स चाहिए होगी. तो हर फील्ड में स्टैट्स की इंपॉर्टेंस है. नीडेड फॉर द इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटे? जैसे आपने सब्जी ली तो एक तरफ उसने वेट रखा और एक तरफ सब्जी, जब दोनों बराबर होते हैं तब आपके मदर वो सब्जी ले लेते हैं ना. क्लियर? दैट इज इन द इक्विलिब्रियम. सपोज द वेट इज बिलो देन द वेट ऑफ योर वेजिटेबल, देन द वेजिटेबल्स आर नॉट परचेज बाय योर मदर. शी सेड कि ये दोनों बराबर होने चाहिए. तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम भी क्या होता है? व्हेन द प्राइस रेट आर नॉट मोर हाई नॉट मोर लेस. तो ये सब इस चीज के लिए क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? डाटा, दैट इज कॉल्ड स्टैट्स. तो स्टैट्स कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? अरे भाई स्टैट्स तुम भी यूज कर सकते हो. कैसे? कि पापा मुझे सुबह घर से चलना है तो मुझे ऑटो का किराया देना है, ये बस का किराया देना है, कैंटीन में मैं शाम को ये लूंगी, वापसी में इतना आएगा. तो दिस टाइप ऑफ द डाटा इज कलेक्टेड बाय यू एंड प्रेजेंटेबल बाय यू टू योर फादर. तो स्टैट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो हर फील्ड में है, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, फिजिक्स में, साइंस में. आप कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हो? केमिस्ट्री में कैसे कह सकते हो कि इसकी आउटपुट ये आएगी? क्लियर? तो सो इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टोटली डिपेंड अपॉन the use by the economics. Clear? Now the next topic, what is the scope of statistics? अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है. What is the scope of statistics? In economics नहीं पूछा, otherwise पूछा. That's why I am saying this. Statistics is both science as well as an art. Statistics एक science भी है और art भी है. साइंस का मतलब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट पर है. और आर्ट का क्या मतलब है? कि ये एक इसको यूज करना भी एक बहुत बड़ा अपने आप में आर्ट होता है. कैसे बेटा? स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कहाँ कहाँ स्कोप है? स्कोप तो हर जगह है. इट इज
indispensable for all the branches of economics. इकोनॉमिक्स की एक भी ऐसी ब्रांच नहीं है जहां स्टैट्स का यूज ना हो. स्टैट्स कहाँ यूज होती है? इट इज हेल्पफुल इन ड्राइंग कंक्लूजन्स. This is not written in your books. That's why I am written in the green color for you. This is totally different. ध्यान से समझना. स्टैट्स का स्कोप कहाँ कहाँ है? तो स्टैट्स का स्कोप वर्ड में हर जगह है. अप्रोक्स इन एवरी सब्जेक्ट. कंक्लूजन्स निकालने हैं. आपने कंक्लूजन निकालना है. आप घूमने जा रहे हैं, आपको एक टैक्सी लेनी है, हायर करनी है, या आपको बस की टिकट लेनी है, तो आपने कंक्लूजन निकाला. इतने रुपए हम अपने पास पॉकेट में रखते हैं जो हमें टिकट लेनी है. तो कंक्लूज कैसे पता चला? देयर आर सो मेनी मेंबर्स आर देयर एंड द प्राइस ऑफ द टिकट इज लाइक दिस, सो यू हैव टू ड्रॉ द कंक्लूजन. क्लियर? ग्रेट यूज इन इकोनॉमिक्स में इसका सबसे बड़ा यूज होता है. इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स कैन नॉट बी सेपरेबल. इसको अलग नहीं किया जा सकता. और ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? गवर्नमेंट के फंक्शन करने में. बिजनेस डाटा कैन नॉट बी कलेक्टेड इन ए वन मंच. एक बार चबाया और बिजनेस का डाटा पता चल गया, नो. तो स्टैट्स का जो स्कोप है उसमें क्या क्या आप पढ़ सकते हो? पहले तो इसकी नेचर जान सकते हो, फिर इसमें कैसे कैसे करना है, इसको कैसे करना है. ऑब्वियस आप इसको सिंगुलर सेंस में भी करेंगे और इसको प्लूरल सेंस में भी करेंगे. सिंगुलर में आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर आपने डाटा प्रेजेंट किया. तो बिजनेस करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? स्टैट्स चाहिए. गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए भी आपको स्टैट्स चाहिए. नाउ what is the limitation of statistics? Suppose you want to collect the data regarding me. आप मेरे रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसी हूँ. मैं टॉल हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ. जब गोरी और काले का आएगा, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव. बट हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्वालिटी की तो बात कर ही नहीं रहे. सो वी टॉक अबाउट क्वांटिटी. सो इट इज क्वांटिटेटिव फिनोमिना. तो स्टैट्स की लिमिट कहाँ खत्म हो जाती है? जहां किसकी बात आएगी? क्वालिटी की बात आएगी. तो क्वालिटी में स्टैट्स कहीं भी कामयाब नहीं है. क्लियर? तो इट इज जस्ट ओनली क्वांटिटेटिव फिनोमिना. It deals with aggregates only. Why I said it is aggregate? Because अगर aggregate नहीं होगा, then it is called data. My height is 5 feet 5 inches. This is called data. तो इसमें aggregates चाहिए होंगे comparable करने के लिए. और इट रिक्वायर्ड होमोजी. इसी को लिमिटेशन में ही हमें बहुत सारे फीचर्स दिखाई दे जाएंगे. क्लियर? मेरी लिमिटेशन क्या है? आई एम इकोनॉमिक्स लेक्चरर ओनली, सो माय लिमिटेशन इज दिस. आई हैव टू टीच जस्ट ओनली इकोनॉमिक्स, नॉट इंग्लिश, नॉट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल. क्लियर? तो स्टैट्स का भी तो कोई लिमिट होगी. स्टैट्स की लिमिट क्या है? कि सिर्फ क्वांटिटी में यूज होगा भाई मैं, और अकेला डाटा यूज नहीं हो सकता. एग्रीगेट मस्ट बी देयर. उसके बाद डाटा एक जैसा होना चाहिए. मेरी हाइट 5'5" है और गाय की 4 टांगे हैं, तो ये होमोजीनियस डाटा नहीं है. होमोजीनियस मतलब एक जैसा, होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब क्वालिटी, एक जैसा डाटा नहीं है. क्लियर? स्टैटिस्टिक्स लॉज आर ट्रू ऑन एवरेजेस. स्टैटिस्टिक्स का जो लॉ है एवरेज पे बेस्ड होता है. हम लोग ऐसा नहीं होता. जैसे आपके मदर ने चावल बनाए, और चावल बनाने में क्या किया उसने? सिर्फ एक चम्मच चावल चख के देख लिए कि नमक कैसा है, तो एवरेज के बिहाफ पे उन्होंने क्या निकाल दिया? कंक्लूजन निकाल दिया. क्लियर? इट कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली when the huge data is there. पूरा एक हीप भर लिया, इतनी सारी फाइल्स पड़ी आपकी, 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4, बहुत सारी फाइल्स पड़ी. उस फाइल से आपने एक पेपर में कंक्लूजन निकालना है, आपको एक पेपर में लिखना है, तो वो आपने क्या, कौन लिख सकता है? ओनली एक्सपर्ट्स. अदरवाइज इट इज प्रोन टू मिसयूज. क्लियर? जल्दी से 1 मिनट में इसका सारा कुछ करते हैं. हमें फटाफट कैसे करना है? हमें पहले स्टैट्स की डेफिनेशन देनी है. डाटा विच इज कंपेरेबल इज कॉल्ड स्टैट्स. फिर 2 सेंस में आंसर देना, सिंगुलर और प्लूरल. प्लूरल सेंस में हमने आंसर दिया, इट इज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. क्लियर? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया. कंपैरिजन हो सकता है, पहले सोचना चाहिए. तो ये इसके फीचर्स भी बन गए. आपको कोई नहीं रोक सकता, सारा चैप्टर एक जैसा है. नथिंग इज देयर. सिंगुलर सेंस में आपने एक एक स्टेप करके बता देना है. सिंगल सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ढंग से क्लासिफाई करेंगे. इन सब पे हम अलग अलग चैप्टर करेंगे स्टूडेंट्स. अलग अलग कलेक्शन ऑफ डाटा का एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, ऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर है, तो वहां हम बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सिंगल स्टेप में आपने कैसे कैसे बताया? कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन. उसके बाद आपने इसकी इंपॉर्टेंस बताई. इंपॉर्टेंस का मतलब कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस में ही आप ये चीज यूज कर सकते हो कि गवर्नमेंट यूज कर सकती है, बिजनेस यूज कर सकती है. और क्या लिख सकते हो?
पॉलिसी बनाने के काम आता है, कंपैरिजन करने के काम आता है, स्टेबिलिटी के, फोरकास्टिंग के, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इम्पोर्टेंस और इस स्कोप में कोई खास ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। स्कोप का मतलब कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है, ये अपने आप में 100 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, पता ही नहीं कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। गवर्नमेंट करती है, बिजनेस करता है, स्टूडेंट करती है, मदर करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, हर एक इंसान स्टैट्स का यूज करता है। पॉलिसीज बनाने में यूज होता है, ये कंपैरिजन करने में यूज होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं, दवाई बनाने में डाटा यूज होता है कि कितनी कितनी दवाइयों का कंपोनेंट्स डाले जाएंगे कि एक दवाई बनकर आएगी। तो सो देयर आर सो मेनी फील्ड्स बेटा। तो स्टैट्स का स्कोप अपने आप में बहुत वाइडर स्कोप है। क्लियर? उसके बाद आपने लिमिटेशन पढ़ ली। लिमिटेशन और फीचर्स में भी खास अंतर नहीं मिलेगा आपको। कैसे? कि क्या लिमिटेशन है, कहाँ स्टैट्स यूज नहीं हो सकती, क्वालिटी में यूज नहीं हो सकती, अकेले डाटा में यूज नहीं हो सकती, हेट्रोजीनियस डाटा हो, गाय की 4 टांगे मेरी हाइट इतनी है, वहां ये यूज नहीं हो सकती। कंक्लूजन तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टैट्स किस लिए किया? टू मेक द इजिएस्ट एनी टॉपिक, टू मेक द इजिएस्ट। ह्यूज बंडल को आपने कम करने के लिए, ह्यूज बंडल को आपने कम करने के लिए क्या निकाला? आपने डाटा निकाला। क्लियर? प्रोन टू मिसयूज, जो एक्सपर्ट नहीं होंगे वो मिसयूज नहीं कर सकते, वो मिसयूज करेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। लव यू, बाय बाय।